नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, सिखाने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं आईपीयू सीईटी इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का पूरा सिलेबस। ये एक वन शॉट वीडियो है जिसके अंदर मैं आप लोगों को पूरा आईपी यूनिवर्सिटी का आईपीयू सीईटी का सिलेबस कंप्लीट करवाने वाला हूं, जो कि इंग्लिश का होगा आप लोगों का। तो पूरा देखना इस वीडियो को। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट लॉस के। तो जूनियर्स शुरू करते हैं हम लोग हमारा आज का लेक्चर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, जैसे कि मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं। ये जो आप लोग का इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन है ना, यहाँ पे आप लोग की कोर्सेज मैंने मेंशन कर दिए हैं। ये आप लोग का बीबीए, बीसीए, बीकॉम, बीजेएमसी, बीए, बीएड, बीएससी, बीएचएमसीटी, बी फार्मा, ऐसे सारे कोर्सेज के अंदर आप लोगों का आता है। तो ये जो लेक्चर है ये सारे ही कोर्सेज के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आप लोग आईपीसीटी का एग्जाम देने वाले हो इन सारे कोर्सेज के लिए, तो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और बीए के अंदर आप लोग का बीए इंग्लिश हो गया, बीए लिबरल आर्ट्स हो गया, बीए इकोनॉमिक्स हो गया। ये 3 कोर्सेज आते हैं जिसके अंदर आप लोगों का काम में आ जाता है। बीएससी के अंदर भी 2-4 और कोर्सेज आते हैं। बीएड हो गया, बीएड स्पेशल एजुकेशन हो गया, सभी के काम में आ जाता है। तो अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हमारा सिलेबस देखते हैं। सिलेबस आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है: स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, क्लोज टेस्ट, फिर इसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो मोटा मोटा आप लोगों का सिलेबस सारे ही कोर्सेज के लिए सेम आप लोगों का रहता है, जिसके अंदर आप लोगों को स्पॉटिंग एरर्स मतलब कहाँ आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे देगा जिसके अंदर आप लोगों को एरर्स को स्पॉट करना होगा। सेंटेंस रीअरेंजमेंट मतलब आप लोगों को छोटे मोटे सेंटेंस देगा जिसके अंदर आप लोगों को मतलब वर्ड्स को इधर उधर कर देगा और आप लोगों को एक पूरा सेंटेंस ठीक से बनाना होगा। फिर इसके अलावा आप लोगों को सिनोनिम्स एंटोनिम्स होते हैं। सिनोनिम्स आप लोगों के वर्ड्स होते हैं, सेम वर्ड्स होते हैं। एंटोनिम्स होते हैं, डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं। ऐसे आप लोगों के वर्ड्स आते हैं। डायरेक्टली आप लोगों को वर्ड पूछेगा और पूछेगा इसका सिमिलर बताओ या फिर ऑपोजिट बताओ। इसके अलावा आप लोगों के इडियम्स एंड फ्रेजेस मतलब मुहावरे आप लोगों के आते हैं। क्लोज टेस्ट आप लोगों को एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का एक होता है। फिल इन द ब्लैंक्स तो आप लोगों ने देखी है, बहुत ज़्यादा क्लास 11-12 के अंदर भी आप लोगों ने इंग्लिश में करे होंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप लोगों ने बहुत पहले अपनी क्लासेस के अंदर करा होता है। ये हिंदी के अंदर हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा करते थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बट इंग्लिश में भी आता था आप लोगों का इंग्लिश ग्रामर के अंदर। सो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर आप लोगों को एक प्रॉपर लाइन देगा और पूछेगा इसको हम लोग क्या कहते हैं, मतलब इसको अगर आप एक वन वर्ड में सब्स्टिट्यूट करना चाहोगे तो वो क्या होगा। इसके अलावा आप लोगों का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आप लोगों ने ऑब्वियसली बात है क्लास 11-12 या फिर उससे पहले भी आप लोग करते आ रहे हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो वही है, पैसेज दे देगा और आप लोगों को आंसर्स निकालने पड़ेंगे। सारी चीज़ों को मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसे करना है, क्या करना है। आगे चलते हैं हम लोग। सबसे पहला टॉपिक आज का हमारा आता है स्पॉटिंग एरर्स। स्पॉटिंग एरर्स की अगर हम लोग बात करें ना, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए देखो बना रखा है कि स्पॉटिंग एरर्स के अंदर आप लोगों को क्या करना है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को वर्ब्स देखने हैं। आप लोगों को क्या देखने हैं, वर्ब्स देखने हैं। एंड इसके अलावा आप लोगों को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे ध्यान देना है। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें चेक करनी होगी। आप लोगों को सबसे पहला यहाँ पे मैं आप लोगों को पॉइंट बता रहा हूँ जो आप लोगों को करना होगा। सेकंड पॉइंट आप लोगों के लिए क्या रहता है, आप लोगों को टेंसेस देखने, टेंसेस के अंदर हिंट ढूंढने। ठीक है, टेंसेस के अंदर हिंट मतलब प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फिर फ्यूचर टेंस है। ठीक है, यहाँ पे फ्यूचर टेंस लिखा नहीं है तो फ्यूचर टेंस हो गया। 3 टेंसेस आप लोग होते हैं, प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया। स्पॉटिंग एरर वाले गेम के लिए ना आप लोगों को मतलब स्पॉटिंग एरर को अगर आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके अंदर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि स्पॉटिंग एरर के अंदर ना आप लोगों को आना चाहिए टेंसेस के बारे में। मतलब टेंसेस के बारे में आप लोग यूट्यूब पे जाइए, वीडियोस देख लीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं, जिससे आप लोग टेंसेस को सीख सकते हैं। टेंसेस आप लोगों ने बहुत पहले क्लासेस के अंदर पढ़े होते हैं और बहुत सारे बच्चों को यार टेंसेस नहीं आते होते हैं। तो सबसे पहली बात आप लोगों को टेंसेस सीख लेने। टेंसेस को जैसे ही आप लोग कंप्लीट करेंगे तो आप लोगों को ना टेंसेस के बारे में पता होगा, वर्ब्स के बारे में पता होगा। अब आप लोगों को देखना क्या है, देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक एग्जांपल दे दिया है। यहाँ पे एग्जांपल क्या है, वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम सो थॉरली ऑन द ईव ऑफ द एग्जामिनेशन दैट आई फाउंड इट वेरी इजी टू वर्क इट आउट। अब यहाँ पे ये क्या दे रखा है मैंने, ये एग्जांपल है आप लोगों को 3 लाइन्स के अंदर। पहली लाइन होगी, दूसरी लाइन होगी, तीसरी लाइन होगी। ऐसे आप लोगों का जो एग्जाम्पल होगा ना वो 3 लाइन्स के अंदर आप लोगों को देगा। अब 3 लाइन्स का क्या मतलब है, ये जो आप लोगों को एग्जाम्पल दे देगा ना, एग्जाम्पल अगर आप लोगों को ऐसे 3 लाइन के अंदर आ रहा है तो अब इसके अंदर आप लोगों को एक लाइन के अंदर कोई ना कोई आप लोगों का एरर होगा और आपको उसको स्पॉट करना होगा। क्वेश्चन कैसे बोलेगा, क्वेश्चन आपको बोलेगा कि लाइन 1 में एरर है, लाइन 2 में एरर है, लाइन 3 में एरर है, या फिर क्वेश्चन बोलेगा नो एरर। तो ऐसे करके आपको 4 ऑप्शंस दे देगा और आपको बताना होगा कौन सी लाइन में एरर है। आप लोगों को ये नहीं बताना है कि कौन से वर्ड पे एरर आ रहा है, कौन सा वर्ड है एरर और उसको कैसे सही करना है। आप लोगों को ये सब बिल्कुल दिमाग नहीं चलाना है, बहुत आप लोगों के लिए आसान है। आपको बस ये बताना है कौन सी लाइन में एरर आ रहा है। ठीक है, और आईपीसीटी के अंदर तो थोड़े और आसान क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर जरूरी नहीं आप लोगों के ऐसे 3 लाइन्स दे के पूछेगा। हो सकता है एक ही पूरा आप लोगों को सेंटेंस दे दे और पूछेगा कि यहाँ पे एरर कहाँ पे आ रहा है। ऐसे करके भी बहुत बार पूछता है, बट हाँ आप लोगों को एक प्रॉपर सेंटेंस टाइप में आएगा, 2-3 सेंटेंस आएंगे और उसमें से ही पूछता है ज़्यादातर। तो ऐसा मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दे दिया। अब इसमें देखो अगर हम इसको रीड करते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, वी डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम सो थॉरली। ठीक है, पहली लाइन आपको करिए, वी डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम सो थॉरली। आगे क्या बोल रहा है, ऑन द ईव ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, मतलब ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा ना पुरानी बात करना चाह रहा है, मतलब बोलना चाह रहा है कि हमने उस टाइम पे ऐसा किया था में हम लोगों का मतलब यहाँ पे पूरा सेंटेंस चल रहा है, मतलब हम लोग पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे मेरे को देखना है कि यहाँ पे गलती कहाँ पे हो रही है। मेरे हिसाब से जो मेरे को गलती लग रही है ना, गलती मुझे लग रही है कि यहाँ पे हमारी पहली लाइन के अंदर हो रही है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला है, वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम। तो ये जो अबाउट वर्ड लग रहा है ना, मेरे ख्याल से इसके अंदर गलती हो रही है। आगे चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि गलती कहाँ पे हो रही है। सो ये आ गया आप लोगों का, यहाँ पे मैंने आंसर दे भी रखा, आप लोगों को देख सकते हैं। आप लोग पहली लाइन में आप लोगों की गलती है। अब आप लोगों को ऑप्शन कैसे मार्क करना है अपने एग्जाम के अंदर, सीईटी एग्जाम के अंदर। जब आप लोग सीईटी एग्जाम दे रहे होगे
वहाँ पे आप लोगों को ऐसे अपना ऑप्शन मार्क करना है। वहाँ पे आप लोगों को सिंपली बोलेगा कि लाइन 1 के अंदर एरर है, 2 के अंदर एरर है या 3 के अंदर है। आप लोगों को सिंपली क्या मार्क करना होगा, लाइन 1 के अंदर एरर है। तो आप लोगों का जो सीईटी एग्जाम होगा, IPU सीईटी एग्जाम, उसके अंदर आप लोगों को OMR शीट दी जाएगी और उसके अंदर वहाँ पे आप लोगों को ABCD करके बॉक्सेस बने होंगे या फिर 1 2 3 4 करके बॉक्सेस बने होंगे, मतलब सर्कल्स बने होंगे, जिसके अंदर आप लोगों को हाईलाइट करना है। तो जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों का ऑप्शन 1 यहाँ पे हो रहा है, तो आप लोगों को ऑप्शन 1 को वहाँ पे हाईलाइट कर देना होगा अपने पेन से या फिर अपनी पेंसिल से, जो भी आप लोग लेके जाएंगे। अब आते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए दे रखा है। यहाँ पे आप लोगों को तीनों लाइन देखनी है। जैसे कि पहली लाइन दे रखी है, आई कुड नॉट पुट अप इन अ होटल। दूसरी लाइन देखिए, बिकॉज द बोर्डिंग एंड लॉजिंग चार्जेस वर एक्सॉर्बिटेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को 3 लाइन दे रखी है। अगेन आप लोगों को 3 में से एक लाइन के अंदर यहाँ पे एरर बताना पड़ेगा। अब कौन सी लाइन के अंदर एरर है, ये आप लोगों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा यहाँ पे कि कौन सी लाइन के अंदर एरर बन रहा है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे पहले सेंटेंस को देखते हैं, मैंने आप लोगों को क्या बोला है, आप लोगों को सबसे पहले सेंटेंस को रीड करना है और देखना है कि उसका टेंस कौन सा बन रहा है। क्या वो टेंस अपना मतलब पास्ट टेंस बन रहा है, प्रेजेंट टेंस बन रहा है या फिर फ्यूचर टेंस बन रहा है। तो आप लोगों को पहले टेंसेस के ऊपर ध्यान देना है, टेंसेस को चेक करना है, वर्ब्स को चेक करना है, क्या वो सही से लगे हुए हैं या फिर नहीं लगे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला है, आई कुड नॉट पुट अप इन अ होटल बिकॉज द बोर्डिंग एंड द लॉजिंग चार्जेस वर की बात कर दी, मतलब कौन सा है भैया, यहाँ पे पास्ट टेंस आ गया है। पास्ट टेंस आ गया तो हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोग को देखना है कि यहाँ पे चलो पास्ट टेंस आ रहा है, पूरा सेंटेंस एक बार देख लो, पास्ट टेंस में कुड भी आता है, पास्ट टेंस के हिसाब से और भी बाकी चीज़ें मेरे को ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सही लग रही है कि इसने यहाँ पे ING भी लगा रखा है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी आप लोगों की और गलती हो रही है। बट यहाँ पे ना मेरे को पहली लाइन अगर आप दोबारा से रीड करोगे ना, आई कुड नॉट पुट अप इन अ होटल, इन अ होटल का भी आप लोगों ने सुना। अगर आप लोग कोई लोकेशन की बात कर रहे हो और वहाँ पे आप लोग इन बोल रहे हो, मैं बोलता हूँ कि आई लिव इन नारायणा या फिर मैं बोलूँगा आई लिव एट नारायणा। मतलब हम लोगों ने बचपन से सीखा है कि अगर कभी भी हम लोग लोकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे इन की जगह पे क्या आएगा, एट आएगा। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पे भी अगेन फर्स्ट लाइन के अंदर एरर आप लोगों का बन रहा है। तो यहाँ पे आप लोग अगेन यहाँ पे फर्स्ट लाइन मार्क कर देंगे। अगर मैं आप लोगों को आंसर दिखाऊँ तो आंसर भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे करेक्टेड मैंने आप लोगों को आंसर दिखा रखा है कि कौन सा आप लोगों का आंसर करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का होता है एट। यहाँ पे एट आप लोगों का आ रहा है। ठीक है, ऐसे सही करके तो आप लोगों को ऑब्वियसली बात है सीईटी एग्जाम के अंदर नहीं दिखा के आना है। यहाँ पे जस्ट मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए, मतलब आप लोगों को आंसर्स बताने के लिए यहाँ पे मैंने मार्क कर दिए हैं। बट आप लोगों को एग्जाम के अंदर ऐसे सही करके नहीं आना है। आप लोगों को सिर्फ बताना है कौन सी लाइन के अंदर एरर है। आप लोगों को इवन वर्ड भी नहीं यहाँ पे बताना है, मतलब वर्ड का भी आप लोगों को इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों की हेल्प करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी ऑलरेडी। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। पहली लाइन आप लोगों को बोला था, इंडियन रेडियो विच वॉज प्रीवियसली कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश रूलर्स इज फ्री नाउ फ्रॉम द नैरो वेस्टेड इंटरेस्ट। अब देखो यहाँ पे आप लोग पहली लाइन पढ़ो। पहली लाइन में अगेन यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहा है भाई, वॉस की बात कर रहा है। अगर वॉस की बात कर दी तो भैया क्या होना चाहिए आप लोगों को, यहाँ पे पास्ट टेंस होना चाहिए। पास्ट टेंस की बात कर रहा है तो भाई देखो आप लोगों को मतलब नॉर्मली एक सेंटेंस आप लोग बोल रहे हो, द इंडियन रेडियो विच वॉज प्रीवियसली कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश रूलर्स, मतलब जो ब्रिटिश रूलर्स के द्वारा इंडियन रेडियो कंट्रोल करा जाता था। ठीक है, हम लोग ऐसी जनरल सेंटेंस बोल रहे हैं, जनरली बात कर रहे हैं। और आगे बोल रहा है इज फ्री नाउ। आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे फ्री नाउ ये जो वर्ड आ रहे हैं दो, क्या ये सही लग रहे हैं? मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। लास्ट लाइन फिर भी मैं एक बार देखूंगा। देखो फर्स्ट लाइन मेरे को एकदम सही लग रही है। लास्ट लाइन बोल रहा है फ्रॉम द नैरो वेस्टेड इंटरेस्ट। फ्रॉम द नैरो वेस्टेड इंटरेस्ट के अंदर मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कहीं पे भी एक भी वर्ड का कोई एरर है। बट मुझे लग रहा है कि जो सेकंड वाला है ना, सेकंड वाली लाइन के अंदर पक्का एरर है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेकंड लाइन को मार्क कर देंगे। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं कि आंसर हमारा क्या बन रहा है। अगेन आंसर हमारा वही बन रहा है। ठीक है, सो आंसर यहाँ पे हम लोगों का सही क्या होना चाहिए था, मैंने आप लोगों के लिए सही भी लिखा हुआ है। आप लोगों ने जैसे यहाँ पे ऊपर लिखा होता फ्री नाउ को चेंज करके यहाँ पे क्या कर दिया गया, नाउ फ्री कर दिया गया, इज नाउ फ्री फ्रॉम द। ठीक है, हमने कभी भी सुना तो हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री फ्रॉम द बोलते हैं ना, या फिर हम लोग बोलते हैं नाउ फ्रॉम द, ऐसे करके मतलब फ्री नाउ फ्रॉम द। वो तो अलग ही बन रहा था यार, सेंटेंस का तुक ही नहीं बन रहा था, लॉजिक ही नहीं बन रहा था। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत लॉजिक्स वगैरह भी देखने पड़ेंगे, कहाँ पे लॉजिक बन रहा है, कहाँ पे नहीं बन रहा है, ऐसे करके भी आपका थोड़ा काम चलेगा। अब चलते हैं हमारे एक और क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का यहाँ पे ये वाला, जिसके अंदर आप लोगों को यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 लाइन दे रखी है। इफ आई हैड नोन दिस येस्टरडे आई विल हैव हेल्प्ड हिम। मतलब अगर मेरे को पता होता तो मैं उसकी मदद कर देता। ऐसा कुछ यहाँ पे सेंटेंस आप लोगों का हिंदी में बोलना चाह रहा है। अब यहाँ पे आप देखो, इफ आई हैड नोन दिस येस्टरडे, मतलब पहली लाइन तो मुझे नहीं लगता कि पहली लाइन में कोई भी आप लोगों का एरर बन रहा है। पहली लाइन आप लोगों की सिंपल सी है। बट यहाँ पे ना आप लोग एक बात नोटिस करो, येस्टरडे की बात कर दी, मतलब भैया पास्ट टेंस की बात हो रही है। हैड लगा दिया फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। टेंस भी आप लोगों के सही लगे हुए हैं। येस्टरडे मतलब पास्ट की बात हो रही है। पास्ट के साथ में मेरे को एक बात बता दो, विल कहाँ से आ गया? अगर मैं आपको हिंदी में इस सेंटेंस को हिंदी में बोलूँ कि अगर मुझे कल पता होता तो कल मैं उसकी मदद कर देता, तो यहाँ पे विल कहाँ से आ रहा है? विल की जगह पे क्या आना चाहिए भैया? वुड आना चाहिए। विल तो आएगा ही नहीं, विल तो गलत हो रहा है। आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, हेल्प्ड भी लग रहा है। पास्ट आपका जो वर्ब की फॉर्म्स लग रही हैं, टेंसेस लग रही हैं, सारी चीज़ें सही हो रही है, बट विल गलत आ गया है। तो विल को हम लोग सही करेंगे। आइए विल को सही कर देते हैं। विल क्या बन जाएगा? इफ़ आई हैड नोन दिस येस्टरडे आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। तो विल बन गया आपका वुड। ये था आप लोगों का पास्ट टेंस के अंदर।
तो ये आप लोगों को मैंने अभी कुछ क्वेश्चंस कराया आप लोगों के स्पॉटिंग एरर्स के। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा नया टॉपिक आएगा। हाँ, यहाँ पे नए टॉपिक से पहले हम लोग जस्ट एक छोटी सी ऐड भी कर लेते हैं हमारे खुद के कोर्स की, संपूर्ण 2.0 कोर्स। ये कोर्स का इस साल सेकंड ईयर है। मैंने पिछले साल भी कोर्स निकाला था। पिछले साल हम लोगों ने ऑलमोस्ट 2000 से ज़्यादा बच्चों के एडमिशन्स कराए हैं। अभी तक मैं टोटल 5000 से ज़्यादा बच्चों के एडमिशन आईपी यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर करवा चुका हूँ। इस बार हम लोगों ने कोर्स निकाला आईपी सीटी बीबी और बीकॉम के अंदर। ये कोर्स की वैल्यू वैसे 25,000 रुपये है, बट आप लोगों को मिल रहा है सिर्फ 6000 से भी 2 रुपये कम के अंदर। एंड इसके अलावा इस कोर्स के अंदर आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलने वाली है, मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, डाउट क्लासेस मिलने वाली है और गारंटीड एडमिशन मिलने वाला है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को तैयारी नहीं कराई जाएगी, तैयारी के बाद आप लोगों को प्रो एडमिशन सपोर्ट भी मेरे इस कोर्स के अंदर आप लोगों को मिलेगा। तो जल्दी जल्दी आप लोग मेरे को डीएम कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर दिए गए। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अब ये क्या होता है, इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको कैसे करते हैं, सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूँ, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। देखो, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, स्टार्ट विद सब्जेक्ट। आप लोगों को देखना है कि आपका जो सेंटेंस है ना, वो स्टार्ट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है भैया, सब्जेक्ट का मतलब होता है नाउन से स्टार्ट होना चाहिए, फिर प्रोनाउन से स्टार्ट होना चाहिए। अब अगर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है और आप लोग वीडियो देख रहे हो, आप कहोगे भैया ये नाउन प्रोनाउन क्या होता है, भैया मुझे कुछ नहीं आ रहा समझ में। नाउन प्रोनाउन बेटा वो चीज़ होती है, जैसे कि आप लोगों ने बचपन में सुना होगा ना, संज्ञा सुना होगा, ठीक है। तो संज्ञा आप लोगों की क्या चीज़ होती है, नाउन बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं किसी के भी नाम, किसी भी चीज़ का नाम, ठीक है। चाहे वो मेरा नाम हो गया आदित्य, चाहे वो ताजमहल का नाम हो गया ताजमहल, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं हम लोग दिल्ली का नाम हो गया दिल्ली। तो ऐसे किसी भी थिंग का, किसी भी प्लेस का, किसी भी पर्सन का, इंसान का नाम, उन चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। तो आप लोग की जो स्टार्टिंग होनी चाहिए, सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होनी चाहिए, उसके अंदर आप लोगों को कुछ ना कुछ सब्जेक्ट आना चाहिए। नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो स्टार्टिंग में क्या आएगा, सब्जेक्ट आना चाहिए। आगे क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग के अंदर आप लोग को देखना है कि कोई भी प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, मॉडल्स नहीं होने चाहिए या फिर उनसे रिलेटेड चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। मतलब आपने देखा क्या कि भी कोई सेंटेंस आप लोगों को स्टार्ट हो रहा है इससे, कभी कोई सेंटेंस आप लोगों को स्टार्ट हो रहा है ऑन से, मतलब बहुत रेयरली, मेरे को नहीं लगता इससे, मतलब वही बात है कि वो सेंटेंस आप लोगों के फिर एकदम ही चेंज हो जाते हैं, क्वेश्चनिंग वाले सेंटेंस बन जाएंगे, या फिर ऑन से तो मेरे को नहीं लगता कोई भी स्टार्ट होगा आप लोगों का। बहुत सारे ऐसी और भी आप लोगों की प्रपोजिशंस होती है, कंजंक्शंस होती है, अभी एकदम से मेरे दिमाग में आ भी नहीं रही है, बट काफ़ी सारी ऐसे आप लोगों की चीज़ें होती हैं जिससे आप लोग सेंटेंस को स्टार्ट कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिससे आप लोग सेंटेंस को स्टार्ट नहीं कर सकते बिल्कुल भी। बट अगेन वहाँ पे कुछ होते हैं, कुछ आप लोगों की थोड़ी सी लिमिटेशन लगती है, लेकिन जनरल टर्म्स में देखोगे तो बिल्कुल भी नहीं होते। तो प्रपोजिशंस, कंजंक्शंस, मॉडल्स स्टार्टिंग में नहीं आने चाहिए, देखते ही समझ जाओगे कि ये चीज़ स्टार्टिंग में नहीं आनी चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या बन रहा है यहाँ पे, ट्राई टू फ्रेम लॉजिकल सिक्वेंशियल सेंटेंस। आप लोगों को क्या करना है, आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर ना आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया कर रखा है। आप लोगों को यहाँ पे 3-4 सेंटेंसेस नहीं बनाने, आप लोगों को मतलब स्टोरी टाइप नहीं बनानी यूजुअली जो होता है बाकी एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर, जैसे सीयूईटी हो गया, या फिर आप लोगों के बाकी जो कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, या फिर आप लोगों के जो आगे लेवल पे एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट एग्जाम्स के लेवल के एग्जाम होते हैं, वहाँ पे ना आप लोगों को पूरा का पूरा 3-4 सेंटेंसेस की स्टोरी कंप्लीट करनी होती है, उसको अरेंज करना होता है। बट यहाँ पे आईपी यूनिवर्सिटी आप लोगों को 3 से 4 या 6 वर्ड दे देगा और उन वर्ड को आप लोगों को एक सेंटेंस बनाना होगा। ये सेम सेंटेंस रीअरेंजमेंट आप लोगों ने क्लास 11th के अंदर सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी कर रखा होगा, तो ऐसा सही कुछ आप लोगों का सेम आने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे लास्ट मैंने पॉइंट लिख रखा है, इफ मल्टीपल सब्जेक्ट्स देन फाइंड इंट्रो सेंटेंस। अब यहाँ पे क्या बात कर रहा है, ये वैसे अगर आप लोगों को गलती से आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों का वैसा वाला आ गया ना, 3-4 सेंटेंस दे दिया और उसको अरेंज करो, तो ये सिर्फ उसी केस में काम आएगा, क्योंकि आप लोगों को वहाँ पे एक इंट्रो सेंटेंस ढूंढना पड़ेगा पूरी स्टोरी बनाने के लिए। उसके अंदर भी सेम रहता है कि आप लोगों को देखना है कि स्टार्टिंग आप लोगों की नाउन प्रोनाउन से होनी चाहिए, स्टार्टिंग में कोई प्रपोजिशन, कंजंक्शन, मॉडल्स नहीं होने चाहिए, और इसके अलावा आप लोगों को एक लॉजिकल स्टोरी बनानी पड़ती है अगर 3-4 सेंटेंस दे रखे हैं तो ये कुछ आप लोग यहाँ पे रूल्स थे। अब रूल्स हमने देख लिए, आगे चलते हैं। आगे हम लोगों का आता है क्वेश्चन, बिल्कुल हम लोग करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रीज, इंडस्ट्री, ऑन, द, इज, ऑयल, रेलिएंट, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ वर्ड्स दे दिए। अब बेटा मेरे को एक बात बताओ, आप लोगों को लगता है, कहीं से भी लगता है कि मेरी जो स्टार्टिंग होगी वो ऑन से हो जाएगी? क्या मेरी स्टार्टिंग इससे हो जाएगी? लगता है कहीं से भी, द से फिर भी एक बार को मैं मान सकता हूँ भाई, द को हम लोग स्टार्टिंग में रख सकते हैं, ऑयल को भी रख सकते हैं, चलो रिलायंट मुझे नहीं लगता रख सकते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री से भी मुझे नहीं लगता, ट्रीज और इंडस्ट्री मतलब ये थोड़ा मेरे को अजीब सा लग रहा है। अब इसमें से मैंने ना किस किस को चूज़ करा, पहले मैं देखता हूँ। मैंने द को चूज़ कर लिया, मैंने ऑयल को चूज़ कर लिया। चलो एक बार को सबसे पहले ऑब्वियस बात है, ज़्यादा सेंटेंसेस द से स्टार्ट होते हैं, हम लोग यहाँ पे द को पहले रख देते हैं, ठीक है। हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग द को सबसे पहले रखेंगे, तो हम लोग रखते हैं सबसे पहले द को। आगे किसको रखेंगे, अब द से रिलेटेड मेरे को क्या है, द ट्रीज भी हो सकता है, द इंडस्ट्री भी हो सकता है, बट ऑयल और उसके बाद इंडस्ट्री लगाएंगे तो बेटर लगेगा ना, तो बिल्कुल हम लोग लगाएंगे यहाँ पे द ऑयल इंडस्ट्री। तो इसको मैंने रखा 1, इसको मैंने रखा 2, इसको मैंने रख दिया 3। आगे देखते हैं और क्या सेंटेंस बन सकता है, द ऑयल इंडस्ट्री ऑन हो गया, द ऑयल इंडस्ट्री इज होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं रखूंगा इसको, द ऑयल इंडस्ट्री इज। अब आगे क्या होना चाहिए, 3 आप लोगों के वर्ड्स यहाँ पे बच गए, तीनों को अरेंज कर दो। द ऑयल इंडस्ट्री इज रिलायंट ऑन ट्रीज, क्या ये बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। तो रिलायंट हम लोग कर देंगे यहाँ पे 5th नंबर पे, ठीक है। 5वां हो गया, फिर 6ठा ये हो गया, 7वां ये हो गया। ये आप लोगों का कुछ सेंटेंस मैंने रीअरेंज कर दिया है। अब एक बार ज़रा आंसर ज़रूर चेक कर लेते हैं, नहीं तो हमारा आंसर गलत ना हो जाए।
द ऑयल इंडस्ट्री इज रिलायंट ऑन ट्रीज। बिल्कुल सही, एकदम बढ़िया। हम लोग ने मजे आ गए, एकदम सही हम लोगों ने आंसर करा है। ऐसी ही सेम फीलिंग आप लोगों को IPUCT के एग्जाम में आने वाली है, जब आप लोग ऐसे सही सही आंसर्स को मार्क करोगे। बस कुछ नहीं करना है, छोटी छोटी ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस पूरी वीडियो के अंदर। सीख के जाओ वो सारी ट्रिक्स। वीडियो को मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ज़्यादा लंबा ना रख पाऊँ, आप लोगों को सारा का सारा इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट करवा दूँ इसी वीडियो के अंदर। तो जल्दी जल्दी हम लोग खींचते थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सो एक और क्वेश्चन आप लोगों के आगे आ चुका है। एक्वायर, डू, काइंड, वी, वॉट ऑफ, लास्ट में क्या आ गया ये WO, अच्छा वुड्स, वो थोड़ा सा कट गया है, सॉरी। यहाँ पे आप लोगों का जो है ये वुड्स है भाई, ये दो आप लोगों का था, पूरा का पूरा वुड्स है, ठीक है। इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ WO, तो ये आप लोग का वुड्स बन गया, इसको यहाँ से काट दो, ठीक है। आगे है गुड्स, द और फ्रॉम, तो ये आप लोग का पूरा है। अब इसके अंदर आप लोगों को ढूंढना है कि आपका सेंटेंस कैसे बनेगा, किस चीज़ से बनेगा। क्या लगता है बच्चों कि आप लोगों को एक्वायर जैसी चीज़ आप लोगों की पहले आ सकता है? क्या एक्वायर पहला आ सकता है? आई डोंट थिंक सो, एक्वायर पहले नहीं आ सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर ना आप लोगों को अगर ध्यान से पूरा सेंटेंस देखोगे ना, एक बढ़िया सा वर्ड दिख जाएगा वॉट। अब इस वॉट से हम लोग क्या स्टार्टिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वॉट से तो सेंटेंस की स्टार्टिंग होती ही होती है, तो वॉट से हम लोग क्या करेंगे? सेंटेंस की स्टार्टिंग करेंगे। अब वॉट के बाद कभी भी आप लोगों ने सोचा होगा, तो वॉट के बाद ना आप लोगों का मतलब कभी भी सेंटेंस अगर आप नॉर्मली बनाओगे ना, तो वॉट के बाद काइंड जैसा वर्ड जरूर आता है। वॉट के बाद डू भी आ सकता है, वॉट के बाद ऑफ तो बिल्कुल नहीं आएगा, वॉट के बाद एक्वायर भी नहीं आएगा, वॉट के बाद वुड्स भी नहीं आना चाहिए, वॉट द भी नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे क्या होना चाहिए? वॉट के बाद हम लोग लगाएंगे काइंड को। डू भी मेरे को इतना सही नहीं लग रहा है, बट वॉट काइंड। अब वॉट काइंड के बाद क्या होता है? वॉट काइंड ऑफ, मतलब 90% टाइम्स हम लोग बोलते हैं वॉट काइंड ऑफ ऐसे करके बोलते हैं हम लोग। तो थर्ड पे मैं रखूंगा ऑफ को। आगे सोचते हैं आप किसको रखना चाहिए? वॉट काइंड ऑफ एक्वायर तो नहीं होगा, ऑब्वियस ही बात है। वॉट काइंड ऑफ वुड्स या फिर वॉट काइंड ऑफ गुड्स। मेरे ख्याल से वॉट काइंड ऑफ गुड्स यहाँ पे थोड़ा सा बेटर साउंड कर रहा है, तो हम लोग इसको रख देते हैं अभी के लिए। वॉट काइंड ऑफ गुड्स हो गया। आगे देखते हैं वॉट काइंड ऑफ गुड्स। अब हम लोग के पास क्या है? वॉट काइंड ऑफ गुड्स द, वॉट काइंड ऑफ गुड्स फ्रॉम, तो फ्रॉम भी नहीं बनेगा। वॉट काइंड्स ऑफ गुड्स डू। मेरे ख्याल से हम लोग डू को एक बार रख के देखते हैं, ट्राई करते हैं, अगर बन जाएगा सेंटेंस तो बहुत अच्छी बात है। वॉट काइंड ऑफ गुड्स डू। अब इसके बाद मैं रखना चाहूँगा वी को रख देते हैं एक बार। वट काइंड ऑफ गुड्स वी एक्वायर। वी के बाद ऑब्वियसली बात है एक्वायर आना चाहिए, सेंटेंस बनेगा यहाँ पे, पक्की बात है। और लास्ट में हम लोग रख देते हैं फ्रॉम द वुड्स। वुड्स द फ्रॉम तो नहीं हो पाएगा, या द फ्रॉम वुड्स भी नहीं हो पाएगा, मतलब इन तीनों में तो फ्रॉम द वुड्स ही बनेगा मेरे ख्याल से। तो हम लोग रख के देखते हैं, 8 था जगह ना यहाँ पे, हाँ, फ्रॉम द वुड्स। डन। यहाँ पे एक बार हम लोग सेंटेंस की पूरी उसको फ्रेमिंग को देख लेते हैं। सबसे पहला सेंटेंस बन रहा है, मतलब जो पहला वर्ड है हमारा वॉट है। वॉट काइंड ऑफ गुड्स डू वी एक्वायर फ्रॉम द वुड्स। बिल्कुल एकदम सही बन रहा है भाई, ये तो एकदम परफेक्ट आप लोगों का लॉजिकल सेंटेंस बन चुका है। एक बार आंसर और चेक कर लेते हैं। बिल्कुल आप लोगों का आंसर सही बन रहा है। वॉट काइंड ऑफ गुड्स डू वी एक्वायर फ्रॉम द वुड्स। जिस बच्चे ने सही आंसर किया नीचे कमेंट करके जरूर बताते रहना। किसी भी चीज़ में डाउट आ रहा है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। साथ साथ में अगर आप लोगों के क्वेश्चंस बन रहे हैं तो नीचे कमेंट जरूर करना, कितने कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, कितने नहीं बन रहे हैं, स्कोर अपना नीचे जरूर कमेंट कर देना, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को IPCT वाले पैटर्न के क्वेश्चन दिखाए। अब जरा एक बार एक और पैटर्न वाला दिखा देता हूँ, मतलब थोड़ा अलग दिखा देता हूँ क्वेश्चन, ताकि ये ना बोलो भैया वो आ गया था, हार्ड वाला आ गया, आपने हार्ड वाला कराया नहीं तो हार्ड वाला भी कर लो मेरे भाई। देखो इसके अंदर आप लोगों को 4 सेंटेंसेस दे दिए। अब इसके अंदर थोड़ा सा स्टोरी फ्रेमिंग हम लोग को करनी पड़ेगी। पहली लाइन क्या बोलिए? पहली लाइन देखो, इट रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट सस्टेनेंस इन ऑर्डर फॉर लाइफ टू बी लिवेबल। अब देखो यहाँ पे ना मेरे को लग रहा है भाई थोड़ा सा ना, मतलब ये जो है थोड़े से ऊपर नीचे है, ठीक है। आगे देखता हूँ एक बार फिर भी, दैट इनेबल इट टू ग्रो एंड डेवलप। देखो डेट इनेबल, डेट से तो कभी भी आप लोगों की सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी नहीं, इसको हटा दो। एंड फेवरेबल, एंड भी भाई कभी नहीं होगी, स्टार्टिंग हो ही नहीं सकती। अब बच्चे कौन से हमारे पास? इन ऑर्डर फॉर लाइफ या फिर इट रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट सस्टेनेंस। इन ऑर्डर फॉर लाइफ टू बी लिवेबल। लिवेबल के बाद क्या होना चाहिए भाई? इन ऑर्डर फॉर लाइफ टू बी लिवेबल इट रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट सस्टेनेंस एंड फेवरेबल सर्कमस्टेंसेज दैट इनेबल इट टू ग्रो एंड डेवलप। अरे वाह भाई, वाह भाई वाह, बिल्कुल पूरा सेंटेंस मैंने बना दिया है यहाँ पे, पूरा का पूरा आप लोगों के लिए अरेंजमेंट कर दिए हैं यहाँ पे। पहला कौन सा होएगा? पहला होएगा क्यू। दूसरा कौन सा होएगा? दूसरा बनेगा पी। तीसरा कौन सा होएगा? तीसरा बनेगा एस। चौथा कौन सा होएगा? चौथा बनेगा आर। IPCT के अंदर ना देखो ऐसे वाले क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि IPCT के अंदर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मतलब उसमें भी बन तो जाते हैं PQRS वाले क्वेश्चन तो बनते हैं वहाँ पे भी, बट बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि अब आप लोगों का OMR शीट के ऊपर आंसर होता है, आप लोग को एक ही आंसर करना पड़ेगा। बट इसके अंदर भी ऑप्शंस बनाया था। ऑप्शन कैसे बनाएगा वो? जैसे एक ऑप्शन दे देगा आप लोगों को PQRS, क्या ये सही है? दूसरा ऑप्शन दे देगा आप लोगों को QPRS, क्या ये सही है? तीसरा ऑप्शन दे देगा आप लोगों को QPSR, क्या ये सही है? तो ऑब्वियसली बात हमारा ये वाला सही था, तो हम इस पर टिक कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग के ऑप्शंस बन जाएंगे IPCT एग्जाम के अंदर। एक बार जरा आंसर और चेक कर लो बच्चा बाटी। देखो यहाँ पे आंसर क्या बन रहा है आप लोगों का? QPSR, मतलब इन ऑर्डर फॉर लाइफ
टू बी लिवेबल इट रिक्वायर्स कंस्टेंट सस्टेनेंस एंड फेवरेबल सर्कमस्टेंसेज दैट इनेबल इट टू ग्रो एंड डेवलप। मतलब हम लोग को डेवलप होने के लिए ये सब चीज़ें करनी पड़ती है, वही सारी चीज़ें आप लोगों की दे रखी है यहाँ पे। सो ये था आप लोगों का पूरा सेंटेंस रीअरेंजमेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। सेंटेंस रीअरेंजमेंट बहुत ही आसान होता है, ये टॉपिक के अंदर आप लोग डाउट नहीं आना चाहिए, इसके अंदर आप लोग नहीं फंसने चाहिए। सेंटेंस रीअरेंजमेंट के अंदर पूरे नंबर लेके आना। बहुत सारे बच्चे डरते हैं इस टॉपिक से, बट इस टॉपिक से डरने की बात ही नहीं बच्चा पार्टी, आप लोगों को इसके अंदर फुल नंबर लेके आने हैं, पूरे मार्क्स लेके आने हैं। आगे चलती है, आगे आता है आप लोगों का क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट मैंने अभी यहाँ पे आप लोगों का डाला हुआ है। वैसे तो आप लोगों का सिलेबस के अकॉर्डिंग देखो तो अभी हम लोगों का मेरे ख्याल से सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी रहता है करना, बट अभी हम लोग पहले करेंगे क्लोज टेस्ट को। क्लोज टेस्ट क्या होता है? सिंपल सी बात है बच्चा पार्टी, क्लोज टेस्ट होता है आप लोगों का फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स तो भाई बचपन से करते आ रहे हो ना आप लोग। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या दिक्कत आएगी आप लोगों को? देखो अब इसके अंदर करना है क्या, इसके अंदर भी छोटी आप लोगों की ट्रिक्स मैंने दे रखी है। सबसे पहले क्या करना है, ऑप्शंस को देख लो। ऑप्शंस आप लोगों के पास होंगे, ऑप्शंस को देख लो। सेकंड चीज़ क्या करनी है, लाइन्स को केयरफुली रीड करना है बच्चा पार्टी। केयरफुली मतलब बहुत अच्छे से लाइन को रीड करना, तभी आंसर निकाल पाओगे, वरना नहीं निकाल पाओगे। और ग्रामर और वोकैबुलरी बेस्ड आप लोग के ब्लैंक्स होते हैं। मतलब जो ब्लैंक्स आप लोगों को दिए गए होंगे ना, उसमें या तो ग्रामेटिकल एरर होगा या फिर वोकैबुलरी का आपको वहाँ पे कोई ना कोई एरर दिख रहा होगा। तो यही दो आप लोगों को एरर दिखेंगे, उससे ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं। आइए जानते हैं क्लोज टेस्ट आप लोगों का कैसा बनेगा। अब देखो मैंने क्या किया, अब आप लोगों का एक फिल इन द ब्लैंक्स आता ना, तो मेरे को लग रहा था यार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, उसके अंदर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एक फिल इन द ब्लैंक आप लोगों को समझाऊंगा, कराऊंगा। तो उससे बढ़िया मैंने उठाई एक बढ़िया सी क्वेश्चन पेपर में से आप लोगों ने यहाँ पे एक स्टोरी उठा दी मैंने। अब इस स्टोरी के अंदर आप लोग अगर स्टोरी कर लेते हो ना, मतलब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला होता है जो कि आप लोगों का आगे एग्जाम्स के अंदर आता है। अगर स्टोरी कर लोगे ना बच्चों, तो आप लोग बड़े आराम से सिंगल लाइन वाला क्लोज टेस्ट तो कर ही लोगे, वो तो मतलब आप आराम से सॉल्व कर लोगे। स्टोरी वाला थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देखो अब मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे आप लोगों के आगे स्टोरी आ गई। सेकंड यहाँ पे आप लोगों की मैंने सारे वो दे दिए। अब अगर आप लोग इसको पूरा सॉल्व करना चाहते हो तो देखो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक सेकंड, पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, 1 2 3 ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। अब इन ऑप्शंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेके दोनों को जरा मैच करके अपने जरा आंसर्स निकालो। मैं आप लोगों को जरा 5 सेकंड का टाइम दूंगा यहाँ पे। 5 सेकंड तक अभी मैं आप लोगों को नहीं बताने वाला हूँ कि आप लोग के क्या आंसर्स बन रहे हैं, क्या नहीं बन रहे हैं। जरा आप लोग खुद से आंसर्स निकालिए, ठीक है। आंसर्स आप लोगों ने निकाल लिए। अब जरा आते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। ये रहा हमारे क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों को, इन टुडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड टाइम मैनेजमेंट इज। अब यहाँ पे आ जाते हैं आप लोगों का पहला ब्लैंक, टाइम मैनेजमेंट इज डैश फॉर सक्सेस। मेरे पास जरा मैंने अपने अलग से ऑप्शंस खोल लिए, तो मैं आप लोगों को ऑप्शंस उसी में से बताता हूँ, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट इज क्रूशियल फॉर सक्सेस, टाइम मैनेजमेंट इज इररिलेवेंट या फिर इनइफेक्टिव। देखो भाई इररिलेवेंट और इनइफेक्टिव तो आने ही नहीं चाहिए। ऑप्शनल का भी बन सकता है, मतलब ऑप्शन का ऑब्वियस सी बात है कैसे बनेगा। तो 3 ऑप्शन जो है, मतलब यहाँ पे पहले मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ। देखो टाइम मैनेजमेंट इज, ऑब्वियस सी बात है टाइम मैनेजमेंट आप लोगों के लिए क्रूशियल रहेगी, ना कि इररिलेवेंट, ना कि आप लोग का इनइफेक्टिव, ना कि आप लोग का ऑप्शनल। तीनों कट के बचा क्या, ए पार्ट को टिक कर दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड आप लोगों का आ रहा है यहाँ पे, वेदर यू आर अ स्टूडेंट और अ प्रोफेशनल डैश द मोस्ट आउट ऑफ योर डे कैन बी चैलेंज, ठीक है। मतलब हम स्टूडेंट हैं या फिर ऐसा कुछ बोल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बोलेगा, मिनिमाइजिंग, ऑप्टिमाइजिंग, इग्नोरिंग, क्या चीज़ आनी चाहिए यहाँ पे। तो ऑब्वियस बात है मेरे ख्याल से यहाँ पे जब भी हम लोग स्टूडेंट की बात करें या प्रोफेशनल की बात करें, तो यहाँ पे जो सेंटेंस में फिट बन रहा है ना, वो बन रहा है हमारे यहाँ पे ऑप्टिमाइजिंग। मेरे ख्याल से ऑप्टिमाइजिंग बन रहा है। एक बार लगा के और चेक कर लेते हैं पूरे वर्ड को। वेदर यू आर स्टूडेंट और अ प्रोफेशनल ऑप्टिमाइजिंग द मोस्ट आउट ऑफ योर डे। ऑप्टिमाइज भाई कितना बढ़िया बन रहा है, पूरी सेंस बन रही है। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज टू डैश अ डेली शेड्यूल। द फर्स्ट स्टेप इज टू डैश। अब डैश में क्या आना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज टू इग्नोर, ऑब्वियस बात है यार, इग्नोर नहीं आएगा। एलिमिनेट दे रखा तीसरे नंबर, वो भी नहीं आएगा। चेरिश आ सकता है, बट चेरिश से भी बढ़िया क्या आएगा। शुरुआत किससे करेंगे, क्रिएट करने से तो करोगे मेरे भाई, तो क्रिएट आएगा, ठीक है। बहुत ईजी है, देख लो आप फिल इन द ब्लैंक्स कितने ज़्यादा आसान आप लोगों के लिए। फिल इन द ब्लैंक्स करना कोई मुश्किल की बात नहीं है। बच्चे डरते हैं ऐसे कि ग्रामर आ जाएगा, ऐसा वैसा एरर आ जाएगा, मैं तो पढ़ के नहीं जा रहा हूँ, क्या होगा मेरे साथ। बेटा अभी 1 महीना है, इंग्लिश नहीं भी आती है ना, बेसिक से इंग्लिश अपना यूट्यूब पर देख लो भाई, इंग्लिश की बेसिक चीज़ें सीख के चले जाओ, बड़े आराम से ये सारी चीज़ें हो जाएगी। चाहे IPCT हो, चाहे CUET का एग्जाम हो, इंग्लिश आप लोग को बड़ी स्मूथली हो जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। फोर्थ आप लोगों का बोला है, स्टार्ट बाय लिस्टिंग योर डैश टास्क एंड प्रायोरिटाइज देम, ठीक है। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अपने डैश टास्क को लिस्ट करना है और उसके बाद उनको हम लोग को प्रायोरिटाइज करना है। तो स्टार्ट लिस्टिंग। अब यहाँ पे आप लोगों का 4 ऑप्शन कौन कौन से दे रखा है, फेवरेट दे रखा है, एसेंशियल दे रखा है, रैंडम दे रखा है और चौथा ऑप्शन यहाँ पे मेरा छुप गया है। तो ऑब्वियसली बात है फेवरेट टास्क बोलोगे नहीं यार, फेवरेट टास्क को मैं क्यों रखूँगा। सबसे जरूरी क्या होता है, एसेंशियल टास्क होती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, एसेंशियल टास्क। तो फोर्थ वाले का अगर मैं ऑप्शन बनाऊँ आप लोगों का, यहाँ पे आगे फोर्थ वाला ये रहा। फोर्थ में क्या होगा, फेवरेट नहीं होगा, एसेंशियल होगा। एसेंशियल, रैंडम भी नहीं होगा, ठीक है। इनको काटो और चौथा वाला तो दिख ही नहीं रहा है, तो उसको तो काट ही देंगे हम लोग, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। आती है 5वें नंबर पे, अवॉइड डैश डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है। अवॉइड डैश डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन के साथ में चेक करो कौन सा वर्ड आएगा। इन्वाइटिंग डिस्ट्रैक्शंस हो सकता है, या फिर आप लोगों का एलिमिनेटिंग डिस्ट्रैक्शंस हो सकता है। अवॉइड एलिमिनेटिंग डिस्ट्रैक्शन, ये तो सेंस नहीं बनेगा। एम्ब्रेसिंग हो सकता है, या फिर आप लोगों का लास्ट होगा इग्नोरिंग होगा।
तो कौन सी होगी? इन्वाइटिंग डिस्ट्रैक्शंस मेरे ख्याल से यहाँ पे बेस्ट बनेगा, तो हम लोग यहाँ पे डालेंगे अवॉइड इन्वाइटिंग डिस्ट्रैक्शंस एंड स्टे डैश ऑन योर गोल्स। भाई स्टे क्या करोगे? फोकस ही तो रहोगे, डिस्ट्रैक्टेड तो रहोगे नहीं, रिलैक्स तो रहोगे नहीं, एंशियस तो रहोगे नहीं। ऑब्वियसली बात है, 6 का क्या बनेगा? फोकस बन जाएगा, सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। रिमेंबर दैट डैश प्लानिंग एंड डिसिप्लिन कैन हेल्प यू मेक द मोस्ट ऑफ योर टाइम। रिमेंबर दैट डैश प्लानिंग मतलब भाई कौन सी प्लानिंग होनी चाहिए? 4 हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? यहाँ पे मेरे ख्याल से रैंडम प्लानिंग नहीं होगा, स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, हपाजियड क्या वर्ड दे दिया, हपाजार्ड ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसको काट दो, इसको काट दो, बचा गया स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। प्लानिंग एक ही टाइप की होती है, स्ट्रैटेजिकली करेंगे तभी जाके डिसिप्लिन हो पाएगा और तभी जाके आप लोग अपने टाइम का मोस्ट निकाल पाओगे, ठीक है। तो ये आप लोगों के ऑप्शन बन गए। सो यहाँ पे थोड़ा सा ना ऊपर नीचे आप लोगों का हुआ, बट फिर भी अगर आप लोगों ने पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना, तो बड़ी इजीली आप लोग इसको कर पाएंगे। एक बार आप लोगों को आंसर्स भी दिखा देता हूँ, इसका भी अगर आप लोग चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो यहाँ पे पूरा का पूरा आप लोगों की स्टोरी लाइन बन गई है। अगर इसको हम लोग पढ़ें, इन टूडेज फास्ट पेस वर्ल्ड टाइम मैनेजमेंट इज क्रूशियल फॉर सक्सेस, वेदर यू आर अ स्टूडेंट और अ प्रोफेशनल, ऑप्टिमाइजिंग द मोस्ट आउट ऑफ योर डे कैन बी अ चैलेंज। द फर्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट अ डेली शेड्यूल. Start by listing your essential tasks and prioritize them. Allocate specific time slots for each task and stick to your schedule. Avoid inviting distractions and stay focused on your goals. Remember that strategic planning and discipline can help you make the most of your time. सिंपल था भाई, बहुत ज़्यादा सिंपल था, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स को आप लोग कर सकते हो, मतलब क्लोज टेस्ट को आप लोग इजीली कर सकते हो। नया टॉपिक बच्चा पार्टी आ गया आप लोगों का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत डरते हैं बच्चे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भैया क्या होगा? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए देखो यहाँ पे डायरेक्टली मैंने क्वेश्चन डाल दिया। ये आप लोगों के कोई रूल्स नहीं है, कोई ट्रिक्स नहीं है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए। सिंपली आप लोगों को जो भी रिलेटेबल वर्ड लगे उसको टिक मार देना। और देखो मैं आप लोगों को एक बहुत बढ़िया बात बताऊँ, बहुत बढ़िया, मतलब ये सीक्रेट है, टीचर्स को ही पता है, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। देखो जो आप लोगों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है ना, टीचर्स या फिर जो पेपर जो बनाते हैं ना, वो ये कोशिश करते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर आप लोगों को 1 से 2 फालतू ही आंसर्स देंगे वो आपको, ठीक है। मतलब और ज़्यादातर क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे, जैसे भी हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स वाले करें ना, 3 आंसर उसमें फालतू थे, सिर्फ एक ही लग रहा था भाई यही बनेगा। सेम इसके अंदर आएगा, आप लोगों को 2 से 3 हो सकता है कि फालतू के आप लोगों को ऑप्शंस देगा, एक ही लगेगा आप लोगों को जो बेस्ट सूटेबल होगा या बेस्ट मैच कर रहा होगा। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर बिल्कुल नहीं डरना है कि यार इसके अंदर तो मेरे को रट्टे मार के जाने पड़ेंगे, वो सब करके जाना पड़ेगा। भाई देखो मैं आप लोगों को ना सिनोनिम्स एंटोनिम्स के रट्टे लगवाऊंगा ना, मैं आप लोगों को इस चीज़ के रट्टे लगवाऊंगा ना, मैं आपको इडियम फ्रेजेस के रट्टे लगवाऊंगा। आप लोगों को सिर्फ सिखाऊंगा कि कैसे आप लोगों को अटेम्प्ट करना है एग्जाम के अंदर। अभी हम लोग सीखते हैं यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कैसे अटेम्प्ट करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डैट विच कैन नॉट बी करेक्ट, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ों की जो कि करेक्ट नहीं हो सकती है। तो भाई देखो यहाँ पे आप लोगों को 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अनइंटेलिजिबल, तो ये तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। इनडेलिजिबल, इलेजिबल, या फिर आप लोगों को इनकरेक्टेबल। अब देखो करेक्ट की बात हो रही है, सी किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। क्या मैं इसको टिक कर सकता हूँ? तो बिल्कुल हम लोग इसको टिक करेंगे। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर हमारा ये बनेगा नहीं बनेगा। अरे वाह बन गया आंसर, बहुत बढ़िया भाई, मजे ही मजे हो गया हमारे। तो इनकरेक्टेबल हम लोग बोल सकते हैं, ये वर्ड मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है, मतलब इसकी ही प्रोनाउंसिएशन आई डोंट नो क्या होगी, बट आप लोगों का ऐसा वर्ड जो कि करेक्ट नहीं हो सकता उसको हम लोग ये बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने आप लोगों के आगे दिखा दिया भाई, ये बोलते हैं। अब आप लोग अपने आप देख लो क्या बोलते हैं। अगला देखते हैं हम लोग जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों के लिए, द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज़, जो पुरानी सोसाइटीज़ होती थी उनकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं, आर्कियोलॉजी बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं, एथनोलॉजी बोलते हैं। एक बात बताऊं, हिस्ट्री तो बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं, एंथ्रो भी नहीं बोलते हैं। एंथ्रो किसी और मतलब किसी और चीज़ से रिलेटेड होता है, तो इसको तो यहाँ पे डालेंगे नहीं हम लोग। एंशिएंट की बात कर रहा है, एथनो भी नहीं होना चाहिए, एथनो तो अलग ही वर्ड पहुंच जाता है, वो भी आप लोगों को मतलब मैं समझाऊं तो क्या वो अलग ही पहुंच जाता है। बचा क्या? आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी होता क्या? ऑब्वियसली बात है, एंशिएंट सोसाइटीज़ की जो स्टडी कर रहे होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट ही तो करते हैं। जो मतलब हमने देखा ना कि मतलब हड़प्पा कौन सी थी वो, कोई आप लोगों की थी ना, हड़प्पा थी या पता नहीं कौन सी थी यार, मेरे को अभी एकदम से याद नहीं आ रहा है। आप लोगों की सिविलाइजेशन थी, जो पुरानी सिविलाइजेशन थी, वहाँ पर निकाला गया था कि हाँ भाई वहाँ पे लोग रहते थे, सबसे पुरानी सिविलाइजेशन वो थी। तो ऐसे करके जो आप लोगों की आर्यंस मेरे ख्याल से सोसाइटी थी, आर्यंस करके भी थी एक, तो ऐसे करके जितनी भी हिस्ट्री के अंदर जो चीज़ें होती थी वो कौन निकाल रहा है? ढूंढ के कौन निकाल रहा है? उसको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? आर्कियोलॉजी करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका आंसर देख लो, आर्कियोलॉजी ही है, बिल्कुल सही है, हम लोगों ने बहुत बढ़िया करा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप लोगों के सामने, अ पर्सन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज एंड रीजनिंग पावर, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपर्ट बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल बोलते हैं, स्नॉब बोलते हैं, लिटरेट बोलते हैं। अब इसके अंदर ना आप लोगों को एक वर्ड तो दे दिया स्नॉब, स्नॉब तो फालतू का वर्ड यहाँ पे डाल दिया। लिटरेट, इंटेलेक्चुअल, एक्सपर्ट, कहीं ना कहीं 3 वर्ड्स यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा ट्रिक करने की कोशिश करी गई है। सबसे पहले खुद ही कमेंट के अंदर आप लोग आंसर बताइए इसका, उसके बाद ही मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा क्या होना चाहिए। देखो गूगल मत करना, जल्दी से नीचे आंसर कर दो, आप लोगों को जो भी लगता है कमेंट करके जल्दी से बता दो, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा। अब यहाँ पे बोल कर रहा है, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। एक ऐसा इंसान
जिसकी अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज और रीजनिंग पावर तीनों ही अच्छी होनी चाहिए। उसको हम एक्सपर्ट बोलेंगे नहीं भाई, एक्सपर्ट तो आप लोगों के अलग अलग चीज़ों के अंदर होते हैं, जैसे मैं कॉमर्स का एक्सपर्ट हो गया, ऐसे अलग अलग चीज़ों के बिजनेस एक्सपर्ट होते हैं, या फिर आप लोगों के अलग अलग चीज़ों के एक्सपर्ट होते हैं। एक्सपोर्ट तो हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। स्नॉब मैंने पहले ही बोल दिया था, स्नॉब को तो मैं बिल्कुल भी यहाँ पे टच नहीं करने वाला हूँ, स्नॉब नहीं बनेगा। लिटरेट वो इंसान होता है जो कि पढ़ा लिखा होता है, ना कि उसकी रीजनिंग, नॉलेज वगैरह 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 स्ट्रॉन्ग होती है, तो लिटरेट को भी कट कर देंगे। बचा क्या? ऑब्वियसली बात है इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल ही हमारा आंसर बनेगा। चेक कर लेते हैं, बिल्कुल कंप्यूटर स्क्रीन के सामने आप लोगों का आंसर आ चुका है, इंटेलेक्चुअल आप लोगों का सही आंसर है। आइए एक और क्वेश्चन ट्राई मारते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आप लोगों के सामने, अ पर्सन हु इंसिस्ट ऑन समथिंग, उसको हम क्या बोलते हैं? एक पर्सन जो कि एक ही बात पे चिपक जाता है, बोलने लग जाता है, उसको क्या बोलते हैं? अब देखो चिपक जाता है, इससे ज़्यादा बड़ा हिंट नहीं दूंगा, नीचे जल्दी से कमेंट कर दो इसका आंसर क्या होना चाहिए। ABCD, डिसिप्लिनेरियन होना चाहिए, स्टिकलर होना चाहिए, इंस्टेंटेनियस होना चाहिए, या फिर बॉस्टी होना चाहिए। मतलब भाई देखो लास्ट वाला तो वर्ड आप लोगों का होगा ही नहीं, उसको तो आप करेक्टली यहाँ पे हटा ही सकते हो। या फिर डिसिप्लिनेरियन तो भाई देखो इंसिस्ट कर रहा हो एक ही बात पे, मैं बोल रहा हूँ भाई यही ऐसे करके मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, तो ये भी मेरे को नहीं लगता होना चाहिए। इंस्टेंट मतलब उसी वक्त करना, तो भाई वो भी मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा होता है। अब देखो बच्चे यहाँ पे INS से ना इसको मैच कर देंगे, बट ये चीज़ मैच नहीं होने वाली है बच्चा पार्टी। आप लोगों को देखो इंसिस्ट कर रहा है एक ही चीज़ पे, मैं टिका हुआ हूँ। जैसे बच्चे जिद करते हैं ना, मेरे को चॉकलेट चाहिए चाहिए चाहिए, कौन होते हैं बच्चे? बच्चे इंसिस्ट कर रहे हैं आप लोगों को, वो क्या होते हैं? स्टिकलर होते हैं, वो चिपक जाते हैं एक ही बात पे, मेरे को तो यही चाहिए 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 ऐसे करके। आप लोग भी अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ मांगते होंगे, मोबाइल फ़ोन चाहिए आप लोगों को, स्मार्टफोन चाहिए, या फिर आप लोगों को लैपटॉप चाहिए, आईपैड चाहिए, या फिर आप लोग को आईफोन चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए, तो आप लोग चिपक जाते हो उस बात पे, उसी चीज़ को बोलते हैं स्टिकलर। आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर आप लोग का बिल्कुल सही है, आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका है आंसर। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। अगेन हमारी ऐड आ चुकी है संपूर्ण 2.0 कोर्स। ये कोर्स आप लोगों को 25,000 में नहीं मिल रहा है, ये कोर्स आप लोगों को सिर्फ 6,000 रुपये से भी 2 रुपये कम में मिल रहा है। 5,000 से ज़्यादा बच्चे हम लोग स्टूडेंट्स को एडमिट करा चुके हैं IPU यूनिवर्सिटी के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे बच्चों को मैंने एडमिशन दिलवाया हुआ है। IPUCD का एक कोर्स आप लोगों का BBA BCom में आप लोगों को सारा का सारा सिलेबस कराने वाला हूँ, क्रैश कोर्स है आप लोगों का। इसके अंदर हम लोग प्रिपरेशन से लेकर एडमिशन तक सब कुछ आप लोगों को मैं सपोर्ट देने वाला हूँ, मतलब काउंसलिंग के अंदर भी आप लोगों की हेल्प मैं करूँगा। इसके अंदर आप लोगों की डेली बेसिस पे लाइव क्लास होने वाली है, जब तक आप लोगों का एग्जाम होगा, मतलब जो भी डेट पे आप लोगों का एग्जाम होगा उससे एक दिन पहले तक आप लोगों की डेली लाइव क्लास होगी। आप लोगों को मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जिससे मतलब कॉन्टैक्ट नंबर तो सारे ही बच्चों के पास यूट्यूब पे अवेलेबल है, बट मैं आप लोगों का नंबर खुद से सेव कर लूँगा, जिससे आप लोगों को जब भी कॉल आएगा तो मैं तुरंत उठा पाऊंगा। इसके अलावा मॉक टेस्ट आप लोगों को यहाँ पे दिए जाएंगे, आप लोगों को असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, डाउट क्लासेस में लूँगा, आप लोगों की गारंटीड एडमिशन ऑलमोस्ट मेरी तरफ से आप लोगों को मिलता ही मिलता है। तो ये आप लोगों का कोर्स अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो मेरे को आप लोग दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आगे चलते हैं, हमारा नया टॉपिक आता है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। जैसा कि मैंने बोला कि मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूँगा कि आप लोगों को जाना है यूट्यूब पे 1000 सिनोनिम्स याद कर लेने हैं, 1000 एंटोनिम्स याद कर लेने हैं। कोई बच्चा नहीं कर सकता, मैं खुद भी नहीं कर सकता, और ऑब्वियसली बात है, पता नहीं क्यों वो वीडियोज़ डली हुई हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी भी वीडियोस हैं सिनोनिम्स की ट्रिक, एंटोनिम्स की ट्रिक। भैया कोई ट्रिक नहीं होती है, सिंपल सी बात है। सिनोनिम एंटोनिम ऐसी चीज़ें होती है, सिनोनिम मतलब सेम वर्ड, एंटोनिम मतलब ऑपोजिट वर्ड। इससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ जान के नहीं जाना एग्जाम के अंदर, ना ही याद करके जाने, ना ही आप लोगों को पढ़ के जाने। टेंशन मत लो भाई, सिनोनिम्स एंटोनिम्स बड़ी ईजिली करवा दूंगा। कैसे करवाओगे भैया, कैसे करेंगे हम लोग, कैसे एग्जाम दे के आएंगे, आइए देखते हैं। देखो सिनोनिम्स एंटोनिम्स के यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं। पहले हम लोग सिनोनिम्स के क्वेश्चन करेंगे, मतलब आप लोगों को सेम वर्ड ढूंढना है। यहाँ पे आप लोगों को एक वर्ड दे दिया है ब्रीफ। अब ब्रीफ का आप लोगों को क्या समझना है, ब्रीफ के अंदर आप लोगों को 4 मैंने वर्ड्स दे दिया, अब आप लोगों को बताना है ब्रीफ किससे सिमिलर लग रहा है आप लोगों को। ब्रीफ का मतलब, अब आप लोग जब भी आंसर्स लिखते थे ना अपने स्कूल लाइफ के अंदर, वहाँ पे आता है आप लोग का, फिर कॉलेज के अंदर भी जब आप लोग आंसर लिखोगे ना, वहाँ पे आता है कि आप लोगों को आंसर लिखना है इन ब्रीफ, ठीक है। राइट दिस आंसर इन ब्रीफ, ठीक है। तो इन ब्रीफ का क्या मतलब होता है? इन ब्रीफ का मतलब लिमिटेड होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, लिमिटेड तो बिल्कुल भी नहीं होता है। क्या आप लोगों को कभी भी ऐसा बोला जाता है कि आप लोगों को सिर्फ लिमिटेड लिख के आना है, आप लोगों को ज़्यादा नहीं लिख के आना है, लिमिटेड लिख के आना? लिमिटेड तो नहीं आता ना यार, ब्रीफ वर्ड जहाँ पे भी होता है, लिमिटेड तो उसका मतलब नहीं होता है। क्या ब्रीफ का मतलब स्मॉल होता है? ब्रीफ मतलब स्मॉल तो मुझे नहीं लगता। देखो यहाँ पे 3 वर्ड आप लोगों के सेम से बन रहे हैं, स्मॉल, लिटिल और शॉर्ट। अब आप लोग यहाँ पे करेक्ट वर्ड ढूंढना है। ऑब्वियसली बात है, ब्रीफ का मतलब छोटा तो होता है, बट वो कौन सा छोटा होता है? क्या वो स्मॉल होता है? स्मॉल बिल्कुल भी नहीं होता है। क्या वो लिटिल होता है? लिटिल मतलब यार थोड़ा सा कम, या फिर मतलब वैसा कुछ बनता है, तो लिटिल भी नहीं होता है। ब्रीफ का मतलब क्या होता है? शॉर्ट, ठीक है। तो ब्रीफ एग्जैक्टली मैच करने वाला आप लोगों का शॉर्ट के साथ में, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट को टिक कर देंगे। अगला वर्ड है आप लोग का वेंट। वेंट की हम लोग मतलब वेंट आप लोगों ने अगर सुना हो ना, या फिर मूवीज़ में सुना हो, कहीं ना कहीं वेंट आप लोगों ने देखा हो, या फिर कॉलेज में आप जाओगे, कॉलेज में वेंट होती है, स्कूल्स में भी काफ़ी सारे वेंट होती है। तो वेंट जो AC वेंट होती है ना, उसको क्या बोला जाता है? AC वेंट ओपनिंग। ओपनिंग भाई ओपनिंग से ही मैच करता है वो, तो पहली बात मैं देखते ही इसको ओपनिंग पे कर दूंगा। वेंट का मतलब एंड। बच्चे कुछ कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई वेंट मतलब हमारी AC वेंट होती है ना, उसका एंड भी तो होता है। एंड नहीं होगा बच्चा पार्टी, ठीक है, एंड को काट दो। स्टॉच तो वर्ड ही मैंने पहली बार देख रहा हूँ, स्टॉच को तो मैं वैसे ही काट दूंगा। पास्ट टेंस ऑफ गो, भाई क्या लगता है वेंट का मतलब ये होता है क्या? पास्ट टेंस ऑफ गो, भाई ये तो मतलब क्यों डाल दिया मुझे समझ नहीं आ रहा। वेंट होता है वो WENT, एक होता है ये वाला वेंट, एक होता है ये वाला वेंट, ये है VENT। VENT मतलब आप लोगों का दूसरा वाला वेंट, जिसको हम ओपनिंग बोलते हैं। किसी भी चीज़ से ओपनिंग होगी, मतलब कोई भी चीज़ अगर खुली हुई है उसको बोलेंगे वेंट है, ठीक है, ओपन है।
सो वो वाला वेंट हो गया। सो पास्ट टेंस ऑफ गो कौन सा होता है? WENT वाला। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने आप लोग को बता दिया। सिमिलर वर्ड्स हम लोग को ढूंढने थे। यहाँ पे आप लोग के आंसर्स आ गए कंप्यूटर स्क्रीन के सामने। ब्रीफ का मतलब शॉर्ट होता है, वेंट का मतलब ओपनिंग होता है। मैंने आप लोगों को सिखा दिया कि आप लोगों को कैसा थोड़ा बहुत दिमाग चलाना है। अब जरा एलिमिनेशन का अपना दिमाग चलाओ या फिर जैसा मर्जी करो। देखो आप लोगों को एक बहुत बढ़िया बात बता देता हूँ। एलिमिनेशन अभी मैंने वर्ड का यूज़ करा है। सो IPU CET CUET जैसे एग्जाम्स के अंदर, एंट्रेंस एग्जाम किसी भी आप लोग यूनिवर्सिटी कॉलेज का देने जा रहे हो ना, उसके अंदर याद रखना आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करना है। अगर आप लोगों को कुछ नहीं आता है तो, मतलब कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जिसको आप लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हो सिंपली, या फिर उसके बारे में आप लोग को नहीं पता, तो वहाँ पे एलिमिनेट करने की कोशिश करो। ठीक है, अब एलिमिनेट कैसे करना है? मतलब जो भी फालतू के वर्ड होंगे ना उनको आप लोग हटा दो। अब जैसे यहाँ पे आप लोगों का क्या है, जैसे एक वर्ड है आप लोगों का वॉरियर। वॉरियर से रिलेटेड ऑब्वियसली बात है, मुझे लग रहा है कि भाई सेलर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो उसको मैं हटा दूंगा। पायरेट, वॉरियर का मतलब पायरेट, चलो एक बार को फिर भी लिंक कर सकते हैं। वॉरियर का मतलब क्या? स्पाई होता है, स्पाई भी नहीं होगा। स्पाई तो भाई जासूस टाइप में हो जाएगा, मतलब डिटेक्टिव से रिलेटेड हो जाएगा। तो ये दोनों तो वर्ड मैंने एलिमिनेट कर दिए। अब वॉरियर का एक्जैक्ट मीनिंग सोल्जर होता है, ऑब्वियस सी बात है सोल्जर होता है, पायरेट नहीं होता है। इस वजह से मैं उसको भी एलिमिनेट करूँगा और सोल्जर को टिक कर दूंगा। तो एक तो मेरा आंसर ऐसे बन गया। अब देखो यार, मैंने यहाँ पे आप लोगों को एलिमिनेशन सिखाते सिखाते मैंने आप लोगों को आंसर भी बता दिया है। बट अब आप लोग दूसरे वाले का ना, इस वाले का आंसर पहले खुद नीचे कमेंट कर दो भाई, जल्दी कमेंट करो। मैं आप लोगों के लिए पहले वेट कर रहा हूँ। ठीक है, 5 सेकंड में रुकूंगा। जैसे आप लोग कमेंट कर दोगे उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। कमेंट नहीं कर रहे हो, जल्दी करो भाई कमेंट। और कमेंट भाई, कमेंट तो चलो दूर की बात है, पहले तो आप जाओ वीडियो को लाइक करो। जिस जिस बच्चे ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक कर दो मेरे भाई। सब्सक्राइब कर दो चैनल को, आप लोगों को ऐसी बहुत सारी और भी वीडियोस मिलने वाली है, तो सब्सक्राइब कर लो। अब आते हैं आंसर के ऊपर। डिस्टेंट का क्या मतलब होता है? डिस्टेंट अगर किसी बच्चे ने पहले सुना हुआ है ना तो उसको क्लियरली पता होगा, उसका मतलब फार होता है। इसके अलावा और भी हम लोग ऑप्शन को देखेंगे। डिस्टेंट का मतलब कभी भी वो डिस्टेंस होता है, सेपरेट मतलब वो अलग चीज़ होती है, तो सेपरेट नहीं होगा। डिस्टेंट का मतलब कभी भी रिजर्व्ड नहीं होता है, ये तो फालतू वर्ड दे दिया हमको। रिमूव्ड भी नहीं होता है, 2 वर्ड तो हम लोगों को फालतू दे दिए। तो फालतू वर्ड्स आप लोगों को इसके अंदर ढूंढने, सिनोनिम एंटोनिम के अंदर ना आप लोगों को फालतू वर्ड्स को हटा देना है। और याद रखना, सिनोनिम्स मतलब सिमिलर वर्ड होते हैं, एंटोनिम्स मतलब ऑपोजिट वर्ड होते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को याद रखना। सो ये आप लोग के आंसर्स आ गए हैं। वॉरियर का मतलब सोल्जर होता है, डिस्टेंट मतलब फार होता है, मतलब दूरी। ठीक है, अब आ गया यहाँ पे आप लोगों का यहाँ पे एंटोनिम्स। यहाँ पे आप लोगों को ऑपोजिट वर्ड्स ढूंढने हैं। एनॉर्मस एक ऐसा वर्ड है जिसका आप लोगों को ऑपोजिट बताना है। एनॉर्मस का क्या होता है? एनॉर्मस का आप लोगों को सबसे पहले क्या ढूंढना है? सबसे पहले आप लोग सिमिलर वर्ड थोड़ा सा सोचने की कोशिश करना, फिर आप लोग ऑपोजिट पे जाना। ठीक है, तो एनॉर्मस का मतलब ना जाइंट होता है, थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, एनॉर्मस मतलब बड़ा। तो ऑब्वियस बात है, बड़ा अगर हम बात करते हैं, बड़ा का मतलब क्या होगा? छोटा होगा। ऑपोजिट मतलब क्या होगा? बड़े का छोटा होगा। तो बड़े से रिलेटेड सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं, इसका ऑपोजिट तो सॉफ्ट तो नहीं हो सकता है। बड़े का ऑपोजिट एवरेज भी नहीं हो सकता है। बड़े का ऑपोजिट टाइनी, शायद। बड़े का ऑपोजिट वीक बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, तो टाइनी हम लोग इस पर टिक कर देंगे। आगे देखते हैं हम लोग आर्टिफिशियल। क्या आर्टिफिशियल का मतलब भाई? मतलब ये तो यार मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है, इसको आप नीचे कमेंट कर दो। मैं नहीं बता रहा, नीचे कमेंट कर दो। ये वाला नीचे कमेंट कर दो, सीधा आंसर दिखा रहा हूँ आप लोगों को। सो ओके, ये रहा आप लोगों का आंसर। इससे ज़्यादा आसान आप लोगों को एग्जाम में नहीं मिल सकता है, मतलब ये एग्जाम में आ भी रखे हैं आप लोगों के ऐसे ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मतलब आर्टिफिशियल का ऑपोजिट क्या होता है यार बच्चों? यार मतलब नेचुरल से, नेचुरल के अलावा आपको क्या दिखेगा? अगर कोई बच्चा इसमें रेड, ट्रूथफुल या फिर सॉलिड को करके भी आएगा ना भाई, डूब जाना, डूब जाना। आपके पास और कोई भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मॉडल। मॉडल का भाई मतलब इस इतने आसान, भाई इतने आसान क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं एग्जाम्स के अंदर? मेरे एग्जाम्स में क्यों नहीं आते इतने आसान क्वेश्चन? ओके, सो मॉडल का आप लोगों को ये भी आप नीचे अपना भी कमेंट करके बताओ। ठीक है, या फिर अपनी नोटबुक के अंदर आप अपने आप लिख लीजिए। अगला आप लोगों का आ रहा है फ्रॉडुलेंट। फ्रॉडुलेंट, अरे भाई ये भी आसान आ गया। इतने आसान कहाँ से आ गया, मैं ये सोच रहा हूँ। ओके, सो फ्रॉड की अगर हम बात करते हैं तो फ्रॉड का ऑपोजिट आप लोग को बताना है। फ्रॉड का ऑपोजिट कभी भी डायरेक्ट नहीं होगा, फोर्थराइट नहीं होगा। फोर्थराइट तो सही हो जाएगा ना, ऑब्वियसली बात है। मतलब फ्रॉडुलेंट का हाँ थोड़ा बहुत फोर्थराइट हो सकता है, बट उतना एग्जैक्ट नहीं बैठेगा, कैंडिडेट भी नहीं होगा। ऑब्वियस बात, आप लोग आंसर पता चल गया। आइए आंसर देख लेते हैं। मॉडल का मतलब होगा इमॉर्टल, फ्रॉडुलेंट का मतलब होगा जेन्युइन। बहुत सिंपल थे, इनसे आसान तो नहीं हो सकते। ठीक है, ये आप लोग एंटोनिम्स थे। सो मैंने अभी आप लोगों को कुछ क्वेश्चन कराए सिनोनिम्स के, कुछ क्वेश्चन कराए मैंने एंटोनिम्स के। आई होप आप लोगों को क्लियर हुए होंगे, समझ में आए होंगे। अब यार मेरे को ये मत बोलना भैया कि आप हमको 50-50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराओ, 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराओ। इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। वीडियो को शॉर्ट रखना पड़ता है ताकि आप लोग को समझ में आए। मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाने के लिए, अंडरस्टैंड करवाने के लिए बैठा हुआ हूँ, ना कि हम लोग यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग ऑनलाइन भी कर सकते हो, आप लोग बुक खरीद के भी कर सकते हो, जैसे मर्जी कर सकते हो, या फिर हमारे कोर्स को खरीद के भी मेरे थ्रू कर सकते हो। अब हम लोग चलते हैं आगे। ईडियम्स और फ्रेजेस, नया टॉपिक आ गया हमारे पास। ईडियम्स और फ्रेजेस भाई देखो, इसके अंदर आप लोगों को क्या होता है? ईडियम्स फ्रेजेस आप लोग के मुहावरे होते हैं। इंग्लिश के अंदर आप लोगों ने, मतलब हिंदी के अंदर आप लोगों ने मुहावरे पढ़े हुए हैं ना, कि हाथी के दांत दिखाने की कुछ और, खाने की कुछ और, ऐसा टाइप में कुछ होते हैं ना, तो ऐसी ऐसी बोलते हैं हम लोग मुहावरे। अब मेरे को एकदम से इतने सारे मुहावरे याद नहीं आएंगे, बट हाँ आप लोगों के बहुत सारे मुहावरे ताने टाइप में होते हैं, तो वो आप लोगों ने सुने होंगे। तो ये मैं आप लोगों को यहाँ पे मुहावरे दे देगा इंग्लिश के अंदर। आप लोगों को बस मैच करना है कि वो मुहावरा कौन से, मतलब इसका एक्जैक्टली मीनिंग क्या बन रहा है। क्या ये मुहावरा आप लोगों का मतलब, और देखना मुहावरे ना आप लोगों के डायरेक्ट मीनिंग नहीं देते हैं, इनडायरेक्ट मीनिंग देते हैं, तानों की तरह होते हैं, टॉन्ट्स की तरह होते हैं। ठीक है, अब जैसे पहला है ये, टू स्मेल अ रैट। टू स्मेल अ रैट का क्या होना चाहिए? आप लोगों को क्या लगता है भाई? देखो, टू स्मेल अ रैट का पहला दे रखा हम लोगों को, टू स्पॉट रैट्स इन अ डार्क रूम। मैंने क्या बोला? डायरेक्ट कभी भी नहीं होगा, तो
डायरेक्टली नहीं होगा तो इस वाले को काट दो। टू स्पॉट रैट, कि मतलब भाई मैंने रैट को स्मेल करा, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मेरे को कुछ तो खुशबू आ रही है, मेरे को कुछ तो मतलब खुशबू बोल लो बदबू बोलो, कुछ तो मेरे को यहाँ पे गड़बड़ सी लग रही है। वो बोलते हैं ना कि मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया, वैसे टाइप का हो गया तो बिल्कुल ही। सो देखो ऑब्वियसली बात है स्पॉट रैट तो नहीं होगा। सेकंड क्या बोला है, टू मिस अंडरस्टैंड अ स्पीकर, कि मतलब हम लोग जो सामने वाला इंसान बोल रहा है मैंने उसको कुछ गलत समझ लिया, तो कुछ तो गड़बड़ है और गलत समझ लिया तो नहीं बन रहा है, इसको भी काटो। अगला आ रहा है टू सस्पेक्ट अ ट्रिक, क्या मतलब आप लोगों को लगता है सही है? सस्पेक्ट, कुछ तो गड़बड़ है दया, सस्पेक्ट बिल्कुल सही। आगे है टू गेट कंफ्यूज, कंफ्यूज तो नहीं होगा यार, ऑब्वियसली बात है मैं कंफ्यूज थोड़ी, और मैं तो कर रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ है दया, गड़बड़ तो आ रही है सस्पेक्ट के साथ में दया। ठीक है, तो हम लोग किसको टिक करेंगे? हम लोग टिक करेंगे थर्ड वाले को, मतलब ऑप्शन सी को। सो इसका आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन सी। देखो आपको अभी तक लगा कि भाई इडियम और फ्रेजेस के अंदर पहला आप लोगों ने क्वेश्चन करा है, अभी आप लोगों को लगा कि इसके अंदर कुछ मुश्किल है, कहीं से भी लगा, जिस बच्चे को लग रहा तो भाई एक और क्वेश्चन करेंगे, टेंशन की बात ही नहीं है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं इडियम और फ्रेजेस बहुत आसान है, आप लोगों को डरने की बात नहीं है, इसके अंदर बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। ठीक है, आप लोगों को लगता है कि इडियम फ्रेजेस ऐसे टॉपिक हैं जिसको आप छोड़ के जाओगे, कर नहीं पाओगे, एग्जाम में भी नहीं कर पाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बड़ी इजीली आप लोग कर सकते हो। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों को, टू लूज फेस, आप लोगों ने अपना फेस खो दिया है, आप लोगों ने अपना चेहरा खो दिया है, तो क्या उसका मतलब होता है सैड होना, क्या उसका मतलब होता है गुस्सा होना, क्या उसका मतलब होता है कंफ्यूज होना, क्या उसका मतलब होता है रिस्पेक्ट होना? तो ऑब्वियसली बात है देखो लूज और लूज, जो बढ़िया बच्चा होगा वो तो इनको मैच कर देगा और खत्म कर देगा टक टक टक। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन होंगे जो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे, मतलब जिसमें आंसर आप लोगों को दिख रहा है उसके अंदर 1 से 2 सेकंड से ज़्यादा मत लेना, क्योंकि जितना आप फालतू टाइम किसी भी क्वेश्चन के अंदर लगाएंगे उतना आप लोगों का टाइम रिड्यूस होता चला जाएगा, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। देखो आप लोगों का एग्जाम ऑफलाइन मोड में होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड नहीं हो रहा है। कंप्यूटर बेस्ड अगर होता भी है तो वहाँ पर आप लोग की क्लॉक चलती रहती है। ऑफलाइन बेस्ड के अंदर हो सकता है कि क्लॉक लगी होगी, जो मतलब प्रॉपर वाली घड़ी होती है वो लगी होगी, या फिर आप लोगों को देखो लेके तो जाने देंगे नहीं ये लोग, हाथ में जो रिस्ट वॉच होती है वो तो पहन के जाने नहीं देंगे, तो एक घड़ी हो सकता है कि वहाँ पे लगी हो, नहीं तो टीचर्स आप लोगों को टाइम बताते रहेंगे, तो टाइम के बारे में थोड़ा आप लोगों को वहाँ पे कम अंदाजा रहेगा। इसलिए कोशिश ये करना जो आप लोगों को लगता है कि यार ये इसमें तो मैं श्योर हूँ, 99% जिस क्वेश्चन में आप श्योर हो रहे होगे ना, देखते ही आंसर पता चल रहा होगा, उसको तो भाई जल्दी जल्दी कर देना, उसके अंदर टाइम वेस्ट अपना फालतू का मत करना। जितना आप लोग फालतू का टाइम वेस्ट करेंगे उतना वहाँ पे आप लोगों का आगे के लिए टाइम सेव नहीं हो पाएगा, आगे आप लोग फंस जाओगे, पूरा पेपर आप लोग नहीं कर पाओगे। अभी इस पे आते हैं हम लोग फिलहाल, तो लूज फेस का क्या मतलब होगा? ऑब्वियसली बात है लूज फेस का मतलब मैं कहूँगा कि रिस्पेक्ट खो देना, ना कि सैड होना, ना कि एंग्री होना, ना कि कंफ्यूज होना, इन तीनों में से कोई भी नहीं लग रहा है मुझको, तो मैं क्या बोलूँगा टू लूज रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर आप लोग का एकदम सही बन रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट हम लोग एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला आता है आप लोगों का टू टेक अ लीप इन द डार्क, टू टेक अ लीप इन द डार्क मतलब डार्क के अंदर छलांग मारना, डुबकी मारना, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है। अब ऑप्शन देखते हैं जरा। पहला ऑप्शन बोल रहा है आप लोगों को टू परफॉर्म अ सीक्रेट रिचुअल। देखो भाई मतलब ये ऑब्वियस बात है, मैंने आप लोगों को बोला नहीं कुछ कुछ तो आप लोगों को इरेलीवेंट दे देगा, इरेलीवेंट आ गया काट दो। आगे क्या बोल रहा है? टू डू समथिंग विदाउट बीइंग सर्टेन ऑफ रिजल्ट, मतलब कुछ ऐसा करना जिसका आप लोगों को रिजल्ट नहीं पता है। थोड़ा बहुत मैच कर रहा है। आगे देखते हैं। टू बी अफ्रेड ऑफ डार्क, क्या आप लोगों को डर लग रहा है? मैं बोल रहा हूँ भाई डार्क में छलांग मार देना, दूसरा कह रहा है अफ्रेड ऑफ, बिल्कुल भी नहीं भाई ये वाला तो। टू जंप आफ्टर द सनसेट, आफ्टर द सनसेट और डार्क कहाँ से आ रहा है भाई, ये तो मतलब इरेलीवेंट हो गया। ठीक है, तो 3 तो इरेलीवेंट हो ही गए, तो बचा कौन सा? बी को टिक मारो, जल्दी आगे बढ़ो। ठीक है, एक बार आप लोग और देख लेते हैं भाई आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पे आंसर क्या आ रहा है। आंसर भी यही आ रहा है कि टू टेक अ लीप इन द डार्क का क्या मतलब बनता है? टू डू समथिंग विदाउट बीइंग सर्टेन ऑफ रिजल्ट, मतलब मेरे को नहीं पता है कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, बट स्टिल मैं उसको कर रहा हूँ, मतलब कुछ ऐसा करना जिसका मेरे को पता ही नहीं है कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, कुछ ऐसा मैं कर देने जा रहा हूँ या फिर ऐसा कुछ कर रही है। ओके, सो लास्ट हमारा टॉपिक आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैंने यहाँ पर आप लोगों को कोई भी कॉम्प्रिहेंशन दिया नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कॉम्प्रिहेंशन यार बचपन से करते आ रहे हो आप लोग, कॉम्प्रिहेंशन को आप लोगों को प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, या फिर कॉम्प्रिहेंशन में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सिंपली मैंने आप लोगों के लिए एक ट्रिक यहाँ पे लिख दी है। फर्स्ट रीड क्वेश्चंस देन फाइंड देयर आंसर्स थ्रू कीवर्ड्स इन द पैसेज। आप लोगों को क्या करना है? सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चंस को रीड करना है। सबसे पहले क्या करोगे बच्चों? क्वेश्चंस को रीड करोगे। तो क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा होगा, जैसे मैंने क्या करा, क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करा। रीड करते ही मैं जाऊँगा पैसेज 1 के अंदर। पैसेज 1 के अंदर ढूंढूंगा कि भाई इससे रिलेटेड उसका कीवर्ड देख लूँगा मैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई एक कीवर्ड जरूर होगा, उसको देखते ही मैं पहुंच जाऊंगा पैसेज 1 के अंदर। और पैसेज 1 में क्योंकि क्वेश्चन 1 पैसेज 1 से रिलेटेड ही होता है, तो मैं जाती वहाँ पे जाऊँगा, मतलब पैराग्राफ 1 के अंदर ढूंढने लग जाऊँगा भाई यहाँ पे कहाँ है मेरा, कहाँ है, और उसके अंदर जैसे मेरे को वो कीवर्ड मिलेगा उससे मैच करती मैं जल्दी जल्दी करूँगा। तो इसके अंदर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना भाई, ये बहुत आसान चीज़ होती है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप लोग को मैक्सिमम मार्क्स दिलवा सकता है, जितने भी मार्क्स का आप लोग को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एग्जाम के अंदर आ रहा है। तो कोशिश यही करना कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर जितने ज़्यादा लूट पाओ लूट लो भाई। मार्क्स फ्री के मार्क्स होते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले। इसमें मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूँगा कि भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर थोड़ा सा भी आप कम करके आओ, या फिर थोड़ा सा भी इसके अंदर आप लोग छोड़ो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूरा करके आना है, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बाकी
इसके बाद ऑब्वियसली बात है, हमारी लास्ट स्लाइड आ गई है। थैंक यू, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो बच्चा पार्टी। इसके अलावा आप लोग फॉलो कर सकते हो मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर। व्हाट्सएप पे हमारा चैनल आ गया है, तो कॉमर्स भैया को आप लोग व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हो। लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग मेरे को डायरेक्टली डीएम कर सकते हो इस नंबर के ऊपर। चाहे आप लोग को मेरा कोर्स खरीदना हो, चाहे आप लोग को मेरा प्रो सपोर्ट लेना हो, चाहे आप लोग को मेरा फ्री एडमिशन सपोर्ट लेना हो, या फिर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, या फिर आप लोग को प्री वाई क्यूज चाहिए हो IPCET के, तो वो भी आप लोग ले सकते हैं। और लास्ट में आप लोग टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आप लोग को सारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगी। सेम आप लोग को व्हाट्सएप पे भी मिलती रहती है, तो कोई भी अगर अपडेट आते हैं तो मैं IPU यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वहाँ पे डाल देता हूँ, तो आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा भाई जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और वीडियोस के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।